नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 26 अक्टूबर है और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलें, देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। जो 2021 हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, इसमें भारत का क्या स्थान आया है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो इसका आंसर होगा 90। जिन लोगों ने भी 90 आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से रेगुलर बने रहें। तो अगला प्रश्न है हमारा, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शंस हैं 3 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़। तो इसका आंसर होगा 1 करोड़। तो किस पर लगाया है? पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर अभी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। और आरबीआई ने एक बयान में बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी जो कि तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता है, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई द्वारा मांगी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का सही रूप से विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। यही वजह है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिनियम की धारा 26(2) में लिखा हुआ एक अपराध की स्थिति भी है। तो इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस भी जारी किया गया। इसकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी और इसके सीईओ हैं अभी वर्तमान में विजय शंकर शर्मा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, रमेश सिंह, अमित रस्तोगी या सुरेश भटनागर। तो इसका आंसर क्या होगा? अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह 5 वर्ष के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर के निदेशक और 2 वर्ष के लिए नौसेना डॉकयार्ड के अतिरिक्त महाप्रबंधक निदेशक टेक सेवाओं के निदेशक रहे थे। इसी के साथ ही देखें तो एनआरडीसी यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना भारत में साल 1953 में विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने की में मदद करने हेतु की गई थी। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों की यात्रा समय में कटौती करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य वाहनों को लगने वाले समय को 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम करना है। बीआरओ के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचीफू सुरंग का निर्माण 5,600 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था असम से। राज्यपाल अभी वर्तमान में बीडी मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है। इसके साथ ही राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तो इसी के साथ ही अगर मानचित्र पर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है जिन्हें 7 सिस्टर प्लस सिक्किम भी कहा जाता है। 7 सिस्टर इन 7 राज्यों को कहा जाता है जिसमें 1+1 सिक्किम, यानी कि उत्तर पूर्व में कुल 8 राज्य हैं जिसमें 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम आते हैं और सिक्किम आता है। तो इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, +1 सिक्किम। कितने हो जाते हैं? 8 राज्य हो जाते हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश सबसे भारत का पूर्वी राज्य भी कहा जाता है और इसकी सीमा चीन के साथ और म्यांमार के साथ लगती है। तो चीन के साथ जो सीमा लगती है वहाँ पर जो हमारी सेना है वहाँ तक सभी प्रकार की वस्तुओं को पहुँचाने, रक्षा वस्तुओं को पहुँचाने और खाद्य पदार्थों को पहुँचाने के लिए सुरंग मुख्य रूप से कार्य
करेगी। इसकी सीमा यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा अगर हम देखें तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। किसके साथ? भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। इसके साथ ही भारत के 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, असम और नागालैंड के साथ। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? तो इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। साथ ही यह दिवस उन आम जनमानस को पुलिसकर्मियों के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को जानने और उनके साहस तथा कठिन परिश्रम का सम्मान करने का भी अवसर प्रदान करता है। ये दिवस 1959 में हुई एक घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किए गए हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ ही देखें तो वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ है? नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई। तो दिल्ली स्थित इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 34,844 पुलिसकर्मियों को याद किया गया है जिन्होंने वर्ष 1947 के बाद से अब तक ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ ही देखा जाए तो वर्ष 2016 के आंकड़ों की माने तो देश में स्वीकृत पुलिस बल अनुपात प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मी का था, जबकि वास्तविक संख्या मात्र 137 थी। इसी के साथ ही देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिस के अनुशंसित मानक की तुलना में यह बहुत कम है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो एक मानक है वो ये है कि प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 222 पुलिसकर्मी होने ही चाहिए, जबकि हम देखते हैं वास्तविकता में भारत में 137 पुलिसकर्मी प्रति लाख व्यक्ति पर हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुदुमलाई बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर स्थित है। यह वर्ष 1986 में घोषित भारत के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को द्वारा घोषित है। बाघों की घटती संख्या के कारण इसे 2007 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है, इसके साथ ही गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी शामिल है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई, राज्यपाल वर्तमान में RN रवि हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, तो वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 234 विधानसभा सीटें हैं इसमें। तो दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य है। अगर हम देखें स्थिति तो मुदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ इस टाई जंक्शन पर स्थित है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के टाई जंक्शन पर स्थित है जहां इन तीनों की सीमा मिलती है, और यहाँ पर ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। इसके साथ ही देखें तो यह श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ इसकी सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी यहाँ पर स्थित है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है जापान में, इंडोनेशिया में, इक्वाडोर में या इटली में? तो इसका आंसर होगा जापान में। अभी हाल ही में जापान
के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान में मौसम विज्ञान के विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी का पायरोक्लास्टिक प्रवाह यानी कि जो उसमें से निकलने वाला लावा है उसका प्रवाह लगभग 2 किलोमीटर के भीतर क्षेत्र में फैल सकता है। माउंट एसो का नवीनतम आबादी वाला शहर एसो है, जिसकी आबादी लगभग 26,500 है। माउंट एसो में इससे पूर्व वर्ष 2019 में एक छोटा सा विस्फोट हुआ था, जबकि बीते लगभग 90 वर्षों में जापान की सबसे भीषण ज्वालामुखी आपदा सितंबर 2014 में माउंट ओटेंक में देखने को मिली थी, जिसमें कुल 63 लोगों की मृत्यु हुई थी। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जापान में भूकंप भी एक सामान्य घटना होती है। इसी के साथ देखें तो जापान पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों का लगभग 20% जापान में दर्ज किया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव। देखिए, जब भी आप प्रश्न करें या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो प्रश्न को सम्मान जरूर दें। यदि आप प्रश्न को सम्मान देंगे तभी आप अपने आंसर को अच्छे से छांट पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच प्रथम त्रिसेवा, प्रथम है और त्रिसेवा है यानी कि तीनों जो सर्विसेज हैं उनके बीच ये संयुक्त अभ्यास है। तो ये हुआ है किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ यह अभ्यास हुआ है। तो इसी के साथ ही शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। तो कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूके के बीच प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। सप्ताह भर चलने वाला यह अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ। यह अभ्यास एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच होगा। इस अभ्यास का समुद्री घटक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जाएगा और हार्बर चरण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का भूमि चरण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जाएगा, यानी कि यह पूर्ण रूप से इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में जयनगर कुर्था रेल लिंक भारत ने किस देश को सौंपा? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? आंसर इसका सटीक है क्या? नेपाल। भारत ने नेपाल सरकार को 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक सौंपा, जो बिहार में जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ता है। यह समारोह 22 अक्टूबर 2021 को नेपाल में भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और नेपाल के भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री रेणु कुमारी यादव की उपस्थिति में हुआ। यह परिचालित क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। यह दोनों देशों के बीच लोगों के बीच जुड़ाव को भी बढ़ाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो इसका उत्तर होगा 23 अक्टूबर। तो अंत में आप लोग कमेंट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो देते ही हैं, कुछ लोग जो सक्रिय हैं वो आंसर देते ही हैं। इसके साथ ही आप मेरे साथ पहले क्वेश्चन से 10वें क्वेश्चन तक जो भी आप अपने आंसर देते हों तो काउंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर कि अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। हिम तेंदुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसी के साथ ही वैश्विक हिम तेंदुए और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम भी चलाया गया। इसके बारे में देखें तो इसकी शुरुआत किर्गिस्तान सरकार ने की थी। इसके अतिरिक्त भारत इस कार्यक्रम का एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। ये सभी देश स्नो लेपर्ड रेंज में हैं। इन देशों ने बिश्केक घोषणा पत्र भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत में हिम तेंदुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
भारत में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण की बात करें तो भारत में पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। भारत में वैश्विक हिम तेंदुए की आबादी का लगभग 10% हिस्सा पाया जाता है। परियोजना हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था भारत में। यह प्रोजेक्ट उन राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। वे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है, पिछली वीडियोज़ में मैंने इस बात को भी कवर किया था कि जो अभी हाल ही में लद्दाख ने लद्दाख ने जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उसने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया। और इसके साथ ही राजकीय पक्षी किसे घोषित किया वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हिम तेंदुए को IUCN की लाल सूची में असुरक्षित रखा गया है, यानी कि वर्नरेबल रखा गया है। इसे 2017 में संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड से निकालकर असुरक्षित या कमजोर में बदला गया था, यानी वल्नरेबल में रखा गया था। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के तहत देखें तो इसे प्रशिष्टि 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये हिम तेंदुए की तस्वीर है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि नूरी किस देश का स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है? बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, नेपाल या ओमान? तो इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। यह दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। हालांकि यह एक परीक्षण उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करने में विफल रहा। इस रॉकेट को दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र दक्षिण कोरिया के दक्षिणी तट पर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। दक्षिण कोरिया पहले 1990 के दशक की शुरुआत से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहा है। अब तक अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला 10वां देश बनने की कोशिश अब दक्षिण कोरिया लगातार कर रहा है, जिसके क्रम में नूरी नामक पहला रॉकेट लॉन्चर अंतरिक्ष रॉकेट इसको मिला है। तो इसी के साथ ही ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है, 17वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आपको कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।